साई साइंस फिक्शन फिल्म देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हम हाईवेज पर हमारी गाड़ियां एक दिन 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार पर भागेंगी। वो कहते हैं कि ऐसे हाईवेज होंगे जिस पर दौड़ेगा इंडिया। वो कहते हैं 1-2 साल में ज़्यादातर गाड़ियां हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वो ये भी कहते हैं कि एथेनॉल, फ्लेक्सी फ्यूल, वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में हम पेट्रोलियम, डीजल सबको पुराना कर देंगे इस देश में, हवा को भी शुद्ध कर देंगे। ये सपना भारत भी देख रहा है, लेकिन ये सपना कैसे सच होगा? विकास के इस एक्सप्रेसवे पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए नितिन गडकरी जी का। विकास के एक्सप्रेसवे का सर आपका विजन क्या है? यहीं से शुरुआत करेंगे। मैंने कुछ बातें बताई, ईवी पे आप कहते हैं अब पूरा इंडिया धीरे धीरे चला जाएगा। आप हर किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, ईवी कब लेने वाले हो? तो मेरा सवाल आपसे यह है कि विकास के एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी कितनी तेज दौड़ रही है? स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, टोल नाका तो नहीं है, कहीं विपक्ष वहां टोल नाके पर परेशान तो नहीं कर रहा है? क्योंकि अक्सर टोल नाके पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनके एक स्टेटमेंट को लिख कर रखा है। वो स्टेटमेंट ये था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, और इसलिए अब अभी हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। एक दिन में 38, यानी कोविड के पीरियड के बावजूद वर्ल्ड में हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे में हमने 38 किलोमीटर पर डे किया। एक समय वो 2 किलोमीटर पे आया था। दूसरी बात हमने ये की कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बना है, और एक सोलापुर विजापुर, ये जो एक 1 लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में बना है। ये तीनों रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए। तो आज हमारे देश का रोड नेटवर्क बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, और मुझे लगता है मैंने वर्णन करने के बजाय लोगों को अनुभव आ रहा है, क्योंकि मुझे एसएमएस आते रहते हैं। अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, तो अब मेरठ से दिल्ली 40-45 मिनट में आते हैं। और मैं अभी कल प्रधानमंत्री जी दिल्ली से देहरादून इस नए एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन का भूमि पूजन कर रहे हैं। तो उसमें 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, 2 घंटे में हरिद्वार, 2 घंटे में जयपुर, 2 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़, 4 घंटे में अमृतसर, 6 घंटे में कटरा, और 7.5-8 घंटे में श्रीनगर। ये 2 साल के अंदर किसी भी स्थिति में पूरा होगा। और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, और मद्रास से बेंगलोर ये भी करीब 2-2.25 घंटे में हो जाएगा। तो ये इतने बड़े 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क अच्छा होगा। रही बात जो आप व्हीकल की कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी दिल्ली में हूँ 2-3 दिन जब रहता हूँ, तो मुझे सुबह इन्फेक्शन हो जाता है पोल्यूशन के कारण। हमारे सबके हेल्थ के ऊपर पोल्यूशन का परिणाम है। अब दिल्ली में 400, 450, 500 तक गया हुआ है, और इसके जो अलग अलग कारण है उसमें से हमारे डीजल और पेट्रोल के कारण जो पोल्यूशन होता है वो भी है। तो हमारी नीति है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। अभी 8 लाख करोड़ का हमारा इम्पोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और ऐसा ही चलता रहेगा तो वो 25 लाख करोड़ का होगा। तो हम सब अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं। और पहली बात, हम कोई पेट्रोल डीजल को बंद नहीं कर रहे हैं, वो भी रहेंगे, लोगों को ऑप्शन होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए, आप अगर पेट्रोल गाड़ी से जाएंगे तो 1 किलोमीटर में 10 रुपये लगेंगे, और डीजल में 7 रुपये लगेंगे, तो इलेक्ट्रिक में 1 रुपया लगेगा। और फ्लेक्स इंजन, जिसका मतलब 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, ये पूरे ब्राज़ील में, कनाडा में और अमेरिका में है, और उस गाड़ी की कीमत ही उतनी हो रही जितनी आज इंडियन मार्केट में ब्रांड्स इनके सबके हैं। तो वो चॉइस अब मिल जाएगा। तो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार, इसमें इथेनॉल डालेंगे तो इथेनॉल का रेट होगा 60 रुपीज़, 62 रुपीज़ पर लीटर, और पेट्रोल का होगा 120। तो नेचुरली पैसा भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा,
और इथेनॉल के कारण किसानों को फायदा भी होगा और इंपोर्ट भी कम। या फिर आप सरकार को बचा रहे हैं, संकट मोचक बन रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहीं चुनावी हार का सामना ना करना पड़े। महंगाई को लेकर सर संसद में विपक्ष लगातार बवाल कर रहा है, तो उसके लिए तो नहीं आप ये फ्लेक्स फ्यूल, इथेनॉल? हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। और ऐसे बातों में राजनीति सोचना भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता को सस्टेनेबल जीवन मिले, सस्टेनेबल, यही तो हमारे सबके मिशन है, यही हमारा काम है। अब मुझे बताइए, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया था, अब मैं आज ही कह रहा था कि मैं आपको पेरू भेजूंगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे कहा था कि आप आकर हमें प्रेजेंट करो, तो मैं वो डेट देते थे कोविड के समय, तो मैं नहीं रहता था, मैं था, वो नहीं रहते थे, तो अब वो रिटायर्ड हो गए। तो मैंने वो पूरा दिल्ली का अध्ययन करके तैयार किया है। तो मुझे लगता है ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ। ये दिल्ली का जो पेरिफेरल रिंग रोड जो बना, इसमें मैं जब एयरपोर्ट जाता था तो इतने ट्रक देखता था ये धौला कुआं के आगे, अब ट्रक दिखते ही नहीं, क्योंकि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से ट्रैफिक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, साउथ में जा रहा था, वो दिल्ली के बाहर चला जाता है। अभी हम ये जो रोड बना रहे सब, धौला कुआं, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं दिल्ली में नया हर बार 1-1 घंटा फंसता था, अब धौला कुआं का निकल गया। तो धीरे धीरे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की ये पूरे कामों से, अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे वो केवल 30 किलोमीटर है और उसके ऊपर हम 10,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, और इससे स्टेट ऑफ आर्ट पर अभी काफ़ी पूरा होते होते आया है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, उसके लिए और भी प्रयास करने पड़ेंगे, और निश्चित रूप से उससे दिल्ली के लोगों का जीवन अच्छा होगा। हेल्थ और स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर प्रदूषण कम हुआ तो बहुत बड़ा, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतना मेरा विश्वास है। आप सबको कन्विंस कर देंगे ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लें कुछ दिनों में? नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ कि कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक बाइक का भी लॉन्चिंग किया, TVS और बजाज का। अब काफ़ी गाड़ियों का भी करता हूँ, आप देख लेना। 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार की कीमत पेट्रोल के कार, स्कूटर और ऑटो रिक्शा के बराबर। अभी तो बहुत महंगी है सर, कहाँ से लेंगे? अब ये भी तो डर सताता है सर, आप कहते हैं दिन भर आप घूम के आओ, रात में चार्जिंग में लगा देना, और रात में अगर बिजली चली जाए तो अगले दिन सुबह फिर कैसे निकलेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। आपका पूरा जो सवाल है वो सर आधे इंडिया में आज भी होता है ऐसा। एक भी तकरार होगी तो मुझे नाम बताना देश में। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इलेक्ट्रिक में कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल की होगी तो आप कम से कम 20,000 रुपये पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं। वही गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो आपका खर्चा 1,500 रुपये आएगा, तो आपका 18,000 रुपये का सेविंग महीने का होगा ना। अभी आपको एक बात बता दो, मुंबई में बेस्ट है, वो डीजल की बस चलती है, उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपये है। हमने नागपुर में बायो इथेनॉल पर 100% बस चलाई, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और अब पूना में और देश में इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी की गई, उनकी कॉस्ट केवल 50 रुपये पर किलोमीटर है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस वॉल्वो जैसी आएगी, एक 3-4 महीने में आएगी, मार्केट में शुरू हो गई। तो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ एयर कंडीशन बस का टिकट ये डीजल बस की तुलना में 20 से 25% कम होगा, ट्रक का भाड़ा कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इट इज़ विन विन फॉर ऑल, ऐसा है। सर आप बहुत सारे एक्सप्रेसवे और इतने किलोमीटर रोड हम रोज बना रहे हैं, वो बता रहे हैं देश को, जरा उसका मैथ्स आपसे समझना चाहती हूँ। ये 1-1 किलोमीटर का 4 लेन बना तो वो 4 किलोमीटर गिना जाता है या 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े? देखिए, पिछले यूपीए सरकार से और पूरे यहाँ वो जो पद्धति है उसमें 1 लेन को 1 किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर बना लेकिन गिनेंगे 4 किलोमीटर? हाँ, ऐसा नहीं, अगर वो एक इसमें 4 लेन हो गई, 4 लेन हो गई, तो वो 1 किलोमीटर जो होता है 3.5 मीटर का होता है। हाँ। तो 3.5 मीटर की जो विड्थ होती है, जो पूरी बनती है, उसको 1 किलोमीटर माना जाता है। ये पूरा सूत्र वर्ल्ड में है, कोई हमने तैयार किया ऐसा नहीं है, पहले से यही चला है। पहले से चला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हमने थोड़ी बात कर ली, अब जरा सा एक बार संसद की तरफ चलते हैं, फिर वापस आपकी मिनिस्ट्री पर आएंगे। कृषि कानून पर विपक्ष का कहना है कि आपकी सरकार झुक गई क्योंकि चुनावी मजबूरी थी। आपको डर था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव ना हार जाए, वरना आपकी सरकार
कोई कानून वापस कैसे ले सकती है? पहली बात तो ऐसी है कि ये कृषि कानून किसानों के विरोध में नहीं है। ये कृषि कानून में सही में जो कानून बनाए गए ये किसान को फायदा देने वाले हैं। अगर बिचौलियों बीच में कम हो जाएंगे और किसानों की उनकी एवरेज की प्राइस ज़्यादा मिलती है तो फायदा ही होगा। देखिए, आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि एमएसपी ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। तो अब कोई मार्केट में सबसे ज़्यादा प्राइस जो देगा, समझो एक बिस्किट कंपनी है, वो बोलती है कि मैं गेहूँ मार्केट में अगर समझो 2400 रुपये भाव है, मैं आपसे इस क्वालिटी का गेहूँ 27 रुपये में लूँगा, तो वो किसान उसको बेच सकता है। तो यही हमने अलाउ किया था। अभी जैसे टमाटर है या आलू है, पंजाब में एक कंपनी बोलती है कि आप ये मैं सीड देंगे आपको, हम ही देंगे सैंपल, आप बनाओ और हम आलू खरीदी करेंगे, आपका भाव मार्केट से 1.5 गुना ज़्यादा देंगे। तो ये करने में किसान का फायदा है, इसको हम क्यों विरोध करें? तो वापस क्यों ले लिया सर फिर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जिनके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम हुआ है उसमें अगर उनके लोगों में कन्फ्यूजन है तो हमने कोई बात की प्रतिष्ठा न मानते हुए इस बात को स्वीकार किया है। तो इसमें पीछे कोई हमारी हार हुई जीत हुई ये प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री ने बड़े दिल से किसानों की बात को सम्मान किया है और उसके आधार पर ये निर्णय किया है। बस सब विश्व की आप कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी किसानों को समझा नहीं पाए। देखिए, लोकतंत्र में, राजनीति में अक्सर विपक्ष हो, सत्तारूढ़ पार्टी, रूलिंग पार्टी हो, किसान हो, मजदूर हो, कभी ना कभी इस प्रकार की कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी देश में ऐसे टकराव चलते ही रहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 12 सांसदों का जो निलंबन है, क्योंकि सबसे बड़ा टकरार अब उसी को लेकर हो रहा है, 12 सांसदों का जो निलंबन है, आप लोग विपक्ष की आवाज को 12 आवाजें आप लोगों ने विरोध की बंद कर दी। आप एक काम करिए, ये निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, पर एक काम करिए कि ये इसके पहले उस दिन संसद में जिनका निलंबन हुआ वो राज्यसभा में क्या क्या करते थे। वो महिला जो वहाँ पुलिस कर्मचारी थी, सिक्योरिटी वाली, उसके साथ, मार्शल के साथ कैसा व्यवहार किया, टेबल पर चढ़ गए। आज एक रिस्पेक्टेबल हमारे अध्यक्ष है, उनके सामने आपने कैसा व्यवहार किया? क्या इस प्रकार के व्यवहार को लोकतंत्र में कोई भी पार्टी हो टॉलरेट करना चाहिए? अब एक ही काम करना, इस विषय पर चर्चा रखना, क्यों सस्पेंड हुए इसलिए उस दिन के राज्यसभा के चित्र को देखना, और आप लोग बताइए, अगर लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ चर्चा होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवहार कोई भी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। महाराष्ट्र के विधानसभा में आप देखो, 1 साल के लिए 12 एमएलएस को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ऐसी कोई मिसाल है सर कि पिछले सदन में जो मॉनसून सत्र में हुआ उसका अगले सदन में आप आकर सस्पेंशन करें? वो कहते हैं ये नियमों को ताक पर रख कर किया। नहीं, ये कोई नियम नहीं। देखो, ये पिछले अधिवेशन में जो बात प्रस्ताव आना चाहिए था वो आने के बाद अधिवेशन समाप्त हो गया, इसलिए इस अधिवेशन के पहले दिन आया। आपके कुछ वीडियोस हमने निकाले हैं सर, क्योंकि आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो जो पहला वीडियो है उसको हम चलाएंगे और फिर आपसे उस पर मैं एक सवाल पूछूंगी। ये आप लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो बयान सफाई अभियान शुरू करते हैं कि उस पर आपकी क्या सफाई होती है। पहला जो वीडियो है उसको जरा यहाँ पर चलाएं, आप अपने आप को ही सुने, फिर आपसे सवाल पूछेंगे सर। दुखी कौन है? हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चिंता। गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए थे, उसके बाद आपका ये बयान आया था। नहीं, अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ते। नहीं, ऐसा हुआ कि उस दिन राजस्थान की विधानसभा में वहाँ के स्पीकर जो जोशी साहब है उन्होंने मुझे बुलाया था और सभी पार्टी के एमएलए सामने बैठे थे। तो 12:30 बजे मेरा भाषण था और गुजरात का मुख्यमंत्री 2 बजे बदला है। तो योगायोग से मुझे पता नहीं था, ना मैं गुजरात के सामने था, ना कुछ राजस्थान के पेपर ने वो गहलोत जी के ऊपर लगा दिया, किसी ने गुजरात पे लगाया। अब आपका काम है क्या करना, पर मैं आपको उसका क्लियर मेरे मन का भाव क्या है वो बताता हूँ। मैं एमएलए के सामने बात कर रहा था। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भाई खुशी से रहो, टेंशन मत पालो, जो होता है वो अच्छा ही होता है, काम करते रहो, खाओ पियो मज़ा करो। तो मैंने उनको कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो,
अगर दुखी दुखी है तो मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो मैं धीरे धीरे सबको मिलते हुए एक बार मैंने कहा ये तो अतृप्त आत्माओं का महासागर बन गया है, क्योंकि हर आदमी दुखी था। जो पद मिला वो भी दुखी था, जो नहीं मिला वो भी दुखी था। तो मैंने उनको ये कहा कि जो हमको मिला है उसमें समाधान मानने से जीवन में आनंद होता है। आप खुश हैं? तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि जो आप एक याद रखिए, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है, जो भविष्य की चिंता नहीं करता वो खुश होता है। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। मैं कभी दिल्ली नहीं आया, मैंने बायोडाटा छापा नहीं अपना कभी, और न कभी हार लेकर एयरपोर्ट पे कहीं दौड़ा। मैं शांति से अपना काम करता था। दिल्ली वालों को पता भी नहीं था कौन नितिन गडकरी, मैं भी आना नहीं चाहता था। तब मैं जब आया, आज भी दिल्ली के मुझे रोड मालूम नहीं है, एरिया मालूम नहीं है, तो मैं आ गया। तो जो होना है होता ही है, आप दौड़ते काहे के लिए। और दूसरा एक नियम है, आप जिस चीज़ के पीछे दौड़ेंगे वो तुमसे दूर भागती है, और जो चीज़ को तुम उसके पीछे मत दौड़ो वो तुम्हारे नज़दीक आती है। अगर प्रेम करोगे तो ये अनुभव आ जाएगा। तो आपने किया है? नहीं, मेरा तो प्रेम विवाह नहीं हुआ है, पर मुझे जो प्रेम जिन्होंने किया उन्होंने बताया कि जब इसके पीछे लगेंगे तो वो बराबर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, निगलेक्ट कर दो तो पीछे आ जाते हैं। ये जो अनुभवी लोग होंगे इसमें से कुछ तो शायद वो बता पाएंगे आज। लेकिन ऐसा भी एक वीडियो है जिसपे घर घर तक भी आपके पहुंचेंगे। जरा अगला वीडियो जो है सर का वो भी चलाइए, उस पर भी अगला सवाल होगा। मेरी इस नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था। तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए ससुरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा। यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को बचाने का पाप नहीं करना चाहिए। ये राव कैसे संभाला सर? बुलडोजर चला वो तो बाद में बताइएगा, घर में कैसे संभाला फिर? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने जो रोड जो घर आते थे, एक नहीं, रामटेक एक नागपुर से तालुका प्लेस है, वहाँ मेरे पत्नी के जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे, तो वो रोड वाइंडिंग का काम हुआ। तो राधा करके अभी दिल्ली में है, IAS ऑफिसर है, तो वो उसकी पहली अपॉइंटमेंट थी, SDO बनी थी वहाँ। अभी वो सेक्रेटरी लेवल पर भारत सरकार में आई है। तो मैंने कहा, मैं PW मिनिस्टर था, मैंने कहा ये रोड पूरा रोड का ये करो। अच्छा, आप ही का ऑर्डर था? हाँ, मेरा ऑर्डर था। तो उसने कहा कि सर ये भाभी जी के पिताजी का भी घर इसमें। आपको भी पता होगा कौन सा? हाँ, मुझे पता था। तो मैंने उनको कहा किसका घर आता है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, चुने की रेश का डालो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सेना हो, कोई भी हो, किसी का भी घर हो, तोड़वा दो, लगाओ बुलडोजर और रोड का काम तुरंत करो। तो मैंने इसलिए ये बात कही कि राव इंद्रजीत सिंह का, अब ये जो हमारा सोना से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, उसको जाने के लिए एक बड़ा फ्लाईओवर पर रोड बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो उसमें इंद्रजीत सिंह के भी ससुरे का मकान था, प्रॉपर्टी थी। तब मुझे हमारे मेंबर ने बताया कि साहब ने सहयोग किया, उनको समझाया और फिर वो तोड़कर रोड बड़ा बना। तो मैंने वो बात का उल्लेख, जब मैं वहाँ गया था सोना, तो उसका ये उल्लेख। घर में कैसे संभाला सर? अब घर में तो नाराजी हुई। उसने मुझे कहा कि आपको तोड़ना ही था तो हमें बताना था, हम पहले ही गिरा देते, बिना बताया आपने बुलडोजर बेच के क्यों तोड़वाया। तो नाराज तो। अगला वीडियो। जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको ई-टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए और कोई कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखें। गडकरी जी को गुस्सा क्यों आता है? आजकल कई बार देखते हैं, कभी कभी बाप हमेशा ऐसे हंसते रहते हैं, कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। क्यों गुस्सा आया? ये गुस्सा नहीं है, आपको भी आएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्लांट पेड़ लगाने की भी कीमत होती है, और जब बड़े बड़े रोड बनते हैं तो झाड़ ही नहीं लगते। अभी मैंने कहा कि 3 मीटर का ही पेड़ लगेगा, उसका ई-टैगिंग होगा
और हर कॉन्ट्रैक्टर के पेड़ का हिसाब यहाँ NHAI के ऑफिस में लगेगा। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो इनके पैसे नहीं देना। मैंने क्या गलत कहा? अब मैंने ये, और आपको मिला नहीं वीडियो, और एक कहा था, उसका शब्दशः अर्थ मत लो। मैंने कहा ये रोड, ब्रिजेस, टनल्स ये मेरे देश की संपत्ति है, भारतीय जनता की संपत्ति है, और अगर इसका क्वालिटी खराब करोगे तो याद रखना तुम्हारे से पैसे नहीं लिए मैंने कि जिससे कारण मैं चुप बैठूंगा, तुमको बुलडोजर के नीचे डाल दूंगा अगर रोड खराब करोगे तो ये भाव ये था कि मेरे देश में जो काम होना चाहिए वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इस स्कैंडल से बचना तो एक बड़ी चुनौती है। देखिए, मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। आप है, आप जैसी मीडिया तो इतना है कि हमारे घर में हम चाय पी रहे कि कॉफ़ी, ये भी आप पता कर सकते हो। तो आज मुझे बताइए कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलेगा और जो कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गडकरी जी के घर जाना पड़ा, कुछ देना पड़ा, तो आप बताइए, आप बोलो वो सज़ा भुगतूंगा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी कॉन्शियस है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, मैं अभी आप आगे के नहीं बोलूँगा, इस देश के बड़े बड़े लोगों ने जिनका नाम फर्स्ट रैंक में आता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों ने मेरे से गालियाँ खाई है। और अगर वक्त आया और एक आधा काम अगर खराब दिखता है तो फिर मैं डांटता हूँ। और इसके पीछे भावना ये नहीं है कि मैं किसी से गुंडागर्दी कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ, चीट रहा हूँ। मेरे मन में व्यथा है कि मेरे देश का काम अच्छा होना चाहिए, ये भाव है। मोटर व्हीकल एक्ट सख्ती ही एक तरीका है क्या इंडिया में? मोटर व्हीकल एक्ट आने के 23 महीने के अंदर 8 करोड़ चालान हुए हैं। मतलब फ्रांस और इटली जैसे देशों में तो आपने सबका चालान कर दिया, समझ लीजिए एक पूरे जर्मनी का आपने चालान काट दिया। कितने चालान? आपके सवाल में इसका जवाब है। जवाब यह है कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और कानून के प्रति डर भी नहीं। कोई भी रेड सिग्नल है, गाड़ी घुसा देता है, कोई भी क्रॉस करता है, ठीक है। आपको पता है हमारे देश में हर साल 1,50,000 लोग मृत्यु होती है एक्सीडेंट में, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, देश का 3% GDP इसमें निकल जाता है, और लोग फिर भी कानून पालने के लिए तैयार नहीं है। और मरने वाले लोग 18 से 34 इस एज ग्रुप में 68% लड़के लड़कियां मरते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पैर 4 जगह टूटा था, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम बड़े मुश्किल से बचे हैं। और ये केवल ये कारण ये है कि कोई ट्रक वाला रोड पर गाड़ी खड़ा कर देता है, कोई रेड सिग्नल होने के बाद भी गाड़ी घुसाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फुटपाथ पर चलने के बजाय रोड पर चलने लगता है। जो लोगों के मन में कानून के प्रति सम्मान हो और नियम का पालन करने के प्रति जो कमिटमेंट हो, वो आज भी नहीं है, इसलिए इतने चालान हो रहे हैं। और इसलिए कहीं मुझे बताइए, इतना होने के बाद भी गुने, अभी आजकल तो सब कैमरा में क्रेज होता है, कोई झूठ बोल नहीं सकता। अब सब जगह हमने कैमरे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, तो आज इसके बावजूद भी लोग रूल्स ऑफ द रोड को नहीं मानते हैं और कितने लोग मर रहे हैं। ये एक सोशल और नेशनल प्रॉब्लम है। और दूसरी एक बात मैं आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और डेथ हिंदुस्तान में होते हैं। अब मैं आपको पूछता हूँ, लोगों को पूछता हूँ, दुनिया का हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सबसे आसानी से मिलता है। आप में से कितने लोग हैं कि जो RTO ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की परीक्षा देकर लाइसेंस मिले? किस प्रकार से मैनेज करते? क्या ये रुकना नहीं चाहिए? क्या रोड के एक्सीडेंट नहीं रुकने चाहिए? क्या जवान लोगों इसमें मर रहे बड़े प्रमाण पर, इनकी जान नहीं बचनी चाहिए? तो इसके लिए जब कुछ कठोर नियम करने पड़ेंगे, और इसलिए वो करने पड़ रहे। पर मैं लोगों को यही कहूँगा कि सब लोग अगर कानून का पालन करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, उनकी जान बचेगी और देश के लिए भी अच्छा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्पीड लिमिट बढ़ा दें, आप तो 100 के ऊपर ले जाना चाहते हैं स्पीड लिमिट। कई जगह हाईवेज पर गड्ढा भी है, कैसे होगा मंत्री जी? कौन से हाईवे पे गड्ढा है? कई जगहों पर है। आप एक नाम बताओ। अब एग्जैक्टली नेशनल हाईवेज पर हमने देखा है, कई जगह हम लोग ट्रैवल करते हैं। आप एक काम करिए, अब मेरे से बात कर रही है, फौरन फोन करेगा गडकरी जी। मैं ये सब पत्रकारों को कहता हूँ, मेरी बात को रिकॉर्ड करना, झूठ नहीं बोलता हूँ और गलत बात नहीं बताऊंगा। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में सर, मुझे अभी आपने बोला तो फिर याद आया है, कोलकाता को पहुंचने वाले जो रास्ते हैं कई जगहों से वहां पर है। अब बिहार चले जाइए सर, कई हाईवेज हैं जिन पर है। देखिए, मैं लोगों से आह्वान, आधे लोग गाड़ी सर ऐसे चलाते हैं, एक चक्का रोड पे, एक चक्का नीचे। देखिए, गड्ढे से बचने के लिए आपकी बात में एक आधे जगह गड्ढे हो भी सकते हैं, पर ओवरऑल आप कोई भी, अभी मैं कश्मीर गया था
और आपको अलग अलग रोड पर कुछ काम चालू है, कुछ अतिक्रमण है, कुछ कोर्ट केसेस है, कुछ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिले है, कुछ जगह पर 5 साल से मेंटेनेंस में कमी, ऐसे कुछ घटनाएं है। मैं नहीं ऐसा नहीं कहता, ओवरऑल अब रोड अच्छे बने। आपको एक बात बताता हूँ, हमें ये सोचना होगा कि पहले 2 लेन रोड था, 4 लेन रोड था, अब हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, आप में से बहुत से लोग इधर नोएडा में रहते हैं, ये 16 लेन रोड बनाया हमने दिल्ली मेरठ का, ये ITO से जाता है यमुना क्रॉस करके। पहले ये पूरे रोड पर ट्रैफिक था, ये बहुत पत्रकार मुझे पार्लियामेंट में मिलते हैं, वो बोलते हैं हमारा घर उधर ही है, आपका भी ऑफिस पहले उधर था। अब वो रोड इतना अच्छा बना है, एक गड्ढा है कहीं वहाँ, और 16 लेन बनने के कारण जो 1.5 घंटा यहाँ से आने तक लगता था वो 15 मिनट 12 मिनट में जा रहे हैं। वो एक्सिस कंट्रोल है, तो रोड की विड्थ बढ़ गई, 4 लेन 6 लेन 8 लेन 12 लेन। अभी मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पर ट्रायल लिया, नहीं तो आप बोलोगे कानून भंग किया आपने, तो मैंने ट्रायल करके, मैं जिस गाड़ी में बैठा था, ये भी मेरा PS भी बैठा था पीछे कैमरा ये मोबाइल फ़ोन लेके, तो मैंने उसको कहा लगाओ स्पीड बढ़ाओ, तो 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर और गाड़ी चल रही थी और उसने रिकॉर्ड किया। इलीगल काम किया आपने? नहीं, ये ट्रायल थी इसीलिए बताया, ट्रायल प्रोजेक्ट था। तो ये देखकर आप, वो मुंबई दिल्ली इसी के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो आप क्या करेंगे, हम 2 लेन पे शोल्डर होगा उदाहरण के लिए, तो उसमें स्पीड गांव के अंदर होगी तो 50 होगी, गांव के बाहर होगी तो 80 होगी, फिर 4 लेन होगा तो 100 तक होगी, 6 लेन होगा तो 120 तक होगी, और एक्सिस कंट्रोल पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे होगा तो 140 तक होगी। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बीच में कोई आता है नहीं, कुत्ता भी नहीं आता, आदमी भी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों बाजू में कंपाउंड वॉल होती है। और ये विदेशों में ऐसे बने, वहाँ की स्पीड है। एक ने मुझे अच्छा कहा था कि गडकरी जी आप जिम्मेदार हो, जितने रोड एक्सीडेंट हो रहे इसके लिए आप जिम्मेदार हो। तो बोलो मैंने क्या, कहने वाला आदमी बहुत बड़ा अफसर था, तो मैंने बोला मैंने क्या किया, बोले आप रोड अच्छे बना रहे हो। तो मैंने बोला आप अच्छे बना रहे हो इसलिए स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ती है इसलिए एक्सीडेंट होते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो कुछ बोले नहीं, मतलब आप मुझे ऐसा सलाह दो ना कि जो अच्छे रोड है उसमें मैं गड्ढे करने का काम करता हूँ ताकि स्पीड कम हो जाए। देखिए स्पीड भी बढ़े, हम कानून का पालन भी करें और एक्सीडेंट भी ना हो, यही अच्छी स्थिति है। अच्छा सर, टोल पे आजकल मंत्री MP MLA ये लोग टोल देते हैं या नहीं देते हैं टोल नाका पर? नहीं, मंत्री MLA MP को माफ है। क्यों माफ है सर? सर का वीडियो चलाइएगा जरा। नहीं, मिलिट्री वालों को माफ है, एम्बुलेंस को माफ है जी, जो ट्रैक्टर किसान अपना ये लेके जाता है माल, उसको माफ है। एक आखिरी वीडियो है सर आपका, उस पर प्रतिक्रिया लें। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा, और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सकेंगे। फोकट का नहीं चलेगा। देखिए मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, दिल्ली से मेरठ आप 4.5 घंटे जब गाड़ी चलाते थे तो आपका पेट्रोल डीजल कितना लगता था। अब दिल्ली से मेरठ अगर आप 40 मिनट में आए, दिल्ली से जयपुर 4.5 घंटे लग रहे और कल 2 घंटे में गए, दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लग रहे आप 4 घंटे में गए, तो आपका फ्यूल बच गया। दूसरी बात आपको बताता हूँ, मेरा बजट 1,20,000 करोड़ का है, और मैं 3-3, 4-4 लाख करोड़ मार्केट से बैच से पैसे लेता हूँ, और पैसे मुझे वापस करने हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं रोड ही नहीं बनाऊँ। अब इतने सरकार के पास पैसे नहीं है तो मैं लोगों से कर्जा लेता हूँ, पैसा लेता हूँ। और अभी मैं, अच्छी बात है आपने पूछा इसलिए, अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लाइन में लोग लगे 25,000 करोड़ लो, 30,000 करोड़ लो, पूरे कैनेडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब फॉरेन के, इंडिया के सब पैसे थे। पर अब मैंने तय किया है, अब मैं रोड के बनाऊंगा वो हिंदुस्तान के छोटे लोगों के पैसे से बनाऊंगा। पत्रकार, डॉक्टर, वकील, कांस्टेबल, छोटा कर्मचारी। सर हम लोग टैक्स तो देते ही हैं। नहीं, आप देखो, अभी आपका पैसा बैंक बैलेंस होगा, आपको बैंक में ब्याज कितना मिलता है? अब यहाँ क्यों डिस्क्लोज करूं सर? होगा 4.5%। अगर मैं आपको फिक्स रिटर्न 6% दूंगा, 6.5% दूंगा, तो आपको भी ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो सब पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, गरीब लोगों को ब्याज अच्छा मिलेगा। तो मैं उनके पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ। अच्छा, टैक्स के बाद मतलब आप एक बैंक की तरह काम करेंगे, और आप कह रहे हैं कि उनको आप परसेंटेज इंटरेस्ट ज्यादा। उदाहरण के दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का मैं बना रहा हूँ, हाँ, तो मैं लोगों को बोलूंगा ये रोड में आप बॉन्ड मेरा खरीद लो, आपको मैं मंथली रिटर्न दूंगा 6% से।
पूरा बिजनेसमैन वाला आपने इसमें अपना दिमाग सर लगाया। मुझे बताइए, मैं 50 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, पूरा भारत सरकार का बजट एक तरफ है और मेरा एक तरफ है, तो ये पैसा मैं कर्जा निकाल के ला रहा हूँ। ये भारत सरकार का 1,20,000 करोड़ है, तो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। पर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों? देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर। आप सीरियस मत लेना, मैंने मजाक सर में आप एक तो बार बदलाव करते हैं, आप सांसदों और एमपी एमएलए मैंने से भी। मजाक में कहा, आपने इस 5 स्टार होटल में आज का एजेंडा आज तक लिया, फुकट में लेना तो रामलीला मैदान पे बैठना था। क्या राहुल जी बैठते थे, वही लॉन पर हम बैठते थे, आप सवाल जवाब करते थे, थोड़ा लाइट फाइट पीछे लग जाता, फुकट में प्रोग्राम होता। वो भी अच्छा लगेगा सर, पर प्रदूषण पर भी तो यहाँ आपने किया सरकारों तो की इसकी देन है। प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ना। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए, आपको अच्छे रोड चाहिए, आपको कम समय में जाना है, तो निश्चित रूप से आपको ये ठीक है। नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप नियम बदलने के लिए जाने जाते हैं, मंत्री, सांसद, एमएलए, उनसे भी लीजिए टोल, आखिर वो भी तो देश के ही नागरिक हैं, लाइए कोई कानून। केवल उनका नहीं, अभी हमने जो लिया है, हाँ। डिफेंस व्हीकल को एम्बुलेंस के लिए एग्जाम ठीक किया है, पुलिस व्हीकल को एग्जाम किया है, एम्बुलेंस को एग्जाम किया है, ट्रैक्टर में अगर गेहूं चावल गन्ना लेके जा रहा है उसको एग्जाम किया है। तो ऐसा नहीं है, पर अब क्या है कि अब शुरू करें तो पत्रकार बोलते हैं हमें माफ करो, फिर दिव्यांगों का प्रश्न आएगा, फिर महिलाओं का सवाल आएगा। नागपुर में मेरे पास तृतीय पंथियों का एक डेलीगेशन आया, अच्छा। बोले हमको भी टोल माफ कर दो। तो ये ऐसा करते जाएंगे तो फिर कहीं। आखिरी के अब 1-2 सवाल हैं सर, जल्दी जल्दी पूछते हैं, वक्त भी कम है। आप हॉर्न बदलना चाहते हैं, म्यूजिकल हॉर्न, तबला, हारमोनियम, ये सब कैसे होगा सर? ये कॉल पे अभी रिंगटोन जो आता है वो काफी नहीं है क्या सिरदर्द देने के लिए? आप सोचिए कहीं तबला, कहीं हारमोनियम रोड पर बजने लगे, क्या इसके पीछे क्या थिंकिंग है सर? हॉर्न जो आप ये म्यूजिकल हॉर्न करना चाह रहे हैं, देखिए, और अपने में आप कौन सा लगवाइएगा ये भी बताइए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये जो हॉर्न या सायरन बजता है, ये साउंड पोल्यूशन, देखो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। अब आपको कब समझ में आएगा, मैं 11वें मंजिले पे रहता हूँ नागपुर में, और सुबह मैं प्राणायाम करता हूँ तो वो बालकनी में बैठता हूँ, हॉर्न और वो इतना डिस्टर्बेंस हुआ, तब मेरे ध्यान में आया कि मेट्रो जाती सामने से, उसका आवाज़ आता है। तब मुझे ध्यान में आया कि हमारी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में हमें ये करना चाहिए कि हमने साउंड पोल्यूशन में भी इसका आवाज़ जो है वो कानों में अच्छा लगे। जैसे बांसुरी का आवाज़ आएगा, अब वो आता है ना, जैसे एम्बुलेंस का हूँ आता है, अगर उसके में बांसुरी का आवाज़ आएगा तो वो अलर्ट हो जाएगा, पर आवाज़ सुखद होगा। वो कितना डेसिमल का आना चाहिए और वो कितना सुखद लगना चाहिए कान को, ताकि साउंड पोल्यूशन नहीं हो। एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में और साउंड पोल्यूशन के बारे में हमें बहुत अवेयरनेस बढ़ाना होगा, और निश्चित रूप से उसी के भाव से ये। आप कौन सा चूज करेंगे, तबला, हारमोनियम? नहीं, मैं अभी उसके लिए एक कंपटीशन करने वाला हूँ, आप भी उसमें भाग लीजिए जी। और आप जो आवाज़ मुझे भेजोगे, जो सिलेक्ट हो जाएगा, वो हम लोग एम्बुलेंस के लिए, पुलिस के लिए सजेस्ट करेंगे। तो भारत की सड़कों पर तबला, हारमोनियम, बांसुरी हम ट्रैफिक जाम में देखो, सुनेंगे। आपको इतना ही बताता हूँ कि ये जो आवाज़ सुनोगी, हाँ। तो आप नाराज नहीं होगी, आप खुश होगी। वो आवाज़ इतना सुंदर होगा कि आपको लगेगा। लेकिन विपक्ष कहाँ खुश हो रहा है सर आप लोगों के तबला, हारमोनियम, बांसुरी से? विपक्ष का कहना है कि आप लोग झांसा लोगों की आंखों में झोंक रहे थे, किसान नाराज है तो बिल वापस ले लिया, सांसदों को आप विरोध की आवाज को बंद करते हैं, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई भी मतभेद हो तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोगों की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आप राहुल गांधी को नहीं बुला रहे कार्यक्रम में? न्योता हम सबको देते हैं सर, जो आते हैं वो अपनी बात कहते हैं। राहुल गांधी को जो सवाल पूछने आप मुझे क्यों पूछते हो? देखो, एक सच्चाई आपको बताता हूँ, विपक्ष की खुर्चियाँ ऐसी होती है कि जो बैठता है वो वैसी ही बात करता है। आप लोग भी करते थे? हाँ, आप लोग भी शोर शराबा कुछ करते थे? प्रमाण में सच्चाई है, क्योंकि हम भी विपक्ष वही गांधी जी के पुतले के पास जाके बैठते थे पार्लियामेंट में जब विपक्ष में थे। तो ये क्या होता है कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष, इनका एक रोल होता है, और वो ये बात कहते ही है, करते हैं। देखिए, एक बात है, झगड़े होते रहेंगी, विवाद होते रहेंगी, संसद चलनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, टीका टिप्पणी करने का सबको अधिकार है, पर हम लोग टेबल पर चढ़ जाए, हम मार्शल को धक्का मार दें, ये नहीं होना चाहिए। मर्यादा का पालन करके विरोध को प्रकट करना। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात मुझे याद है, वो कहते थे कि हम लोकतंत्र में अच्छी भाव से अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, तो उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने अपने विरोध को प्रकट करना चाहिए। वो बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, पार्लियामेंट्री के बहुत बड़े पार्लियामेंट्रियन थे, और उनकी बात को मैं कभी अटल जी ने अपना संयम छोड़ा है, कभी उनका संतुलन बिगड़ा हुआ ऐसा कभी देखा नहीं। अगर हम सब लोग मिलकर, सभी पार्टियां अगर इसका पालन करेंगे
तो लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गुणात्मक परिवर्तन होगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा, पत्रकारों को भी अच्छा लगेगा। एक आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र पर चलते चलते, ममता बनर्जी शरद पवार से बहुत मिल रही हैं, वहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिसके सूत्रधार शरद पवार माने जाते हैं, जिसमें कांग्रेस के साथ सरकार है, ममता बनर्जी कह रही है कि यूपीए क्या था, राहुल गांधी के वेकेशन पर वो तंज कस रही हैं। ये पॉलिटिक्स वहां का बदलता हुआ कैसे आप देख रहे हैं, जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ रही हैं? बीजेपी को बड़ी चुनौती ममता देंगी शरद पवार के साथ मिलकर? नहीं, देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि हर बार सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है, रूलिंग पार्टी, उसके खिलाफ छोटी पार्टी इकट्ठा होती है, तो होते ही रहता है। और लोकतंत्र में सबका अधिकार है और हमारे भी ताकत है, हम सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, राहुल गांधी पर वो सवाल खड़े कर रही है कि उनकी क्षमता नहीं है नेतृत्व की। देखो, राहुल गांधी जी और कांग्रेस ममता जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं या ममता जी उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका दोनों क्यों खड़े कर रहे हैं, इसका जवाब वो दोनों दे सकते हैं। वो दोनों के बिहाफ, मुझे तो कोई एजेंसी नहीं मिली कि ऑन देयर बिहाफ मैं क्या जवाब दूं। आपको बड़ा प्रतिद्वंदी कौन लगता है? ताकतवर दोनों भले एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सब पे भारी है और सब एक हो जाएंगे तो हम ही जीतेंगे, ये मैं विश्वास के साथ बता। चलिए, इसी टोन पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तालियों के साथ अभिनंदन नितिन गडकरी जी का, हर सवाल का बेबाकी से जवाब। थैंक यू, धन्यवाद।